हाँ जी, तो आज हम करते हैं वेव नेचर ऑफ मैटर। देखो, पहले हमें क्या पता चला, हमने एक्सपेरिमेंट किए थे कौन कौन से, इंटरफेरेंस है, जैसे डायफ्रैक्शन है, ये पढ़े थे हमने। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि लाइट जो है उसका कौन सा नेचर है, वेव नेचर है। फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव होने से हमें पता चला कि उसका पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, और जो मैटर वेव है, मैटर की बात करें, मैटर है, वेव तो अभी मैं बात ही नहीं करती, वो तो बाद में देखेंगे। मैटर, मैटर यानी अपने अराउंड जो भी चीजें हैं, हम भी हो गए, आप भी हो गए, मेज कुर्सी सारा कुछ हो गया, इसका पार्टिकल नेचर तो हमें पता है। लेकिन फिर क्या कहा कि अगर लाइट का ड्यूल नेचर है, यानी पहले वेव नेचर प्रूव हुआ था, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पार्टिकल नेचर प्रूव हुआ। अच्छा, अगर एग्जांपल पूछ ले पार्टिकल नेचर के, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो है ही है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, कॉम्पटन इफेक्ट है। मैं बार बार याद दिलाती हूँ, तीन जरूर एग्जांपल लिख के आना अगर पूछते हैं। तो उसमें हमें पता चल गया कि ड्यूल नेचर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव होने के बाद। ऐसे ही मैटर की बात आई, जब मैटर की बात आई तो पार्टिकल नेचर पहले ही प्रूव था। उसके बाद क्या कहा कि पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी है इसका, यानी जो मैटर है वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। ये किसने कहा था, डी ब्रोगली ने। इसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या था, इन्होंने अपने थीसिस के अंदर ये बात लिखी थी कि नेचर हैज सिमेट्री, नेचर हैज सिमेट्री। जब इन्होंने अपनी थीसिस, पीएचडी में थीसिस सबमिट करवाते हैं ना, उसमें थीसिस सबमिट करवाई थी, तो वहां ये एक लाइन लिख दी थी, नेचर हैज सिमेट्री, यानी जहां मास है, मास से एनर्जी है, एनर्जी से मास है। इसी तरह से इन्होंने मैटर का कहा था कि मैटर जो है वो पार्टिकल भी है और वो वेव भी है। ठीक है, लेकिन कोई प्रूव नहीं था इसका, नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। सिर्फ एक लाइन ये थीसिस के अंदर लिख दी गई थी। उसके बाद स्टडी करवाया गया था, जैसे बड़े साइंटिस्ट हैं आइंस्टाइन, उन्होंने इस लाइन को स्टडी किया, फिर उन्होंने कह सकते हो परमिशन दे दी, हाँ भाई अप्रूवल कर दी। ठीक है, उसके बाद प्रूफ आया था इसका कि भाई हाँ, मैटर जो है एक वेव की तरह भी बिहेव करती है। तो जब ये थीसिस सबमिट हुई थी, तो जब उन्होंने ये बात कही कि मैटर वेव है, ठीक है, तो उनसे पूछा गया कि कैसे है मैटर वेव। मान लो एक आदमी है, पर्सन है, वो हाई स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि अ मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विद वेव, भाई जो मूविंग पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इनसे पूछा गया कि सपोज करो कोई पर्सन तेज स्पीड के साथ मूव कर रहा है या मूव कर रहा है, तो क्या वो भी वेव की तरह बिहेव करेगा? तो डी ब्रोगली ने कहा यस, वो वेव की तरह बिहेव करेगा। तो उनसे प्रूफ मांगा गया कि भाई अगर वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, वो पर्सन जो है वो वेव की तरह चलता हुआ तो नजर नहीं आता। तो क्या कहा उन्होंने, उन्होंने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में दो तीन चीजें बताई थी। उन्होंने क्या बताई थी, एक तो यही कि जो वेव है दैट एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि जो वेव है उसकी वेवलेंथ जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। ये बात कही। अब देखो लैम्डा यानी वेवलेंथ है, इसका मतलब वो किसको शो कर रहा है, वेव नेचर को। वेवलेंथ तो वही होगी जहां वेव होगी। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, ये किसको शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर को। यानी एक्सप्रेशन में तो ड्यूल नेचर उन्होंने शो कर दिया था। ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर ड्यूल नेचर शो हो गया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब जब पूछा गया कि सपोज करो कोई मूविंग पर्सन है, क्या वो भी वेव की तरह बिहेव करेगा? तो देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई पर्सन है जिसका मास क्या है, 90 केजी है, उसकी स्पीड जो है वो कितनी है, कुछ भी लगा लो, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, एच अपॉन पी, पी यानी एमवी, और एच कितना होता है, एच होता है हमारे पास 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34। मास कितना है 90, और स्पीड कितनी है 20, यही बनेगा 18। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो एक तरह से ये लगा लो, सॉरी सॉरी सॉरी,
एक तरह से ये लगा लो, जब हम इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेशन को, तो ये यहां से -10 आप करोगे आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए, तो -26 में जाएगा। यानी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, बहुत छोटी होगी। यानी क्या बनेगी, मैं कैलकुलेशन पूरी नहीं कर रही, 6.626/18 इंटू 10⁻26 आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। तो यानी वेवलेंथ जो है वो बहुत छोटी है, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो यानी वेव की तरह बिहेव तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी वेवलेंथ इतनी कम है जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलो जी, ये चीज सही साबित हुई उनकी। फिर उसके बाद उन्होंने लिया इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल अगर हम ले, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्लैंक्स कांस्टेंट वही रहेगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34। वेलोसिटी कुछ भी ले लो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, वेलोसिटी कुछ भी ले लो, मान लो मैंने इसमें भी क्या ली, 10 मीटर पर सेकेंड ले ली सपोज करो, तो क्या बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 6.626 बाय 9.1, ये कैंसिल हो जाएगा 10, 91, 31 ऊपर जाएगा, कितना बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 34 में से 31 कैंसिल, -3। ठीक है, तो कैलकुलेशन जब हम करेंगे, ये कुछ ना कुछ वैल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगी, तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, जो मेजर कर सकते हैं वो आएगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर हमें पता चल गया, है ना, इलेक्ट्रॉन तो वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो यहां से ये चीज, इस चीज से प्रूव की उन्होंने कि जो मैटर है, मैटर जो है एक वेव की तरह बिहेव करता है। अब बात आती है, आपने कह तो दिया मैटर का ड्यूल नेचर है, पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है। तो इससे जो वेव नेचर हमने कहा है, यानी एक वेव है, तो इस वेव को हम कहेंगे क्या, जैसे साउंड वेव भी नहीं है ये, लाइट वेव भी नहीं है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं है ये, तो ये है कौन सी, तो इसका नाम दिया गया, ये क्या है, एक मैटर वेव है। क्या है, मैटर वेव। यानी हम ये कह सकते हैं, द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैटर वेव। यानी जो मूविंग पार्टिकल्स है उसकी वजह से जो वेव बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, मैटर वेव। और उस मैटर वेव की वेवलेंथ कितनी होगी, h अपॉन p, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट बाय लीनियर मोमेंटम। तो ये है हमारी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो पहले पूछो। शुरू से बता रही हूं, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है कि मैटर जो है वो वेव की तरह बिहेव करे। ठीक है, ये एक थियोरेटिकल है। हाँ, बाद में जो है वो प्रूफ आया था, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मुझे नाम नहीं याद, शायद थॉमसन के बेटे ने प्रूव किया था शायद, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो प्रूफ तो आया था, दो साइंटिस्ट ने प्रूफ दिया था इसका, लेकिन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जब आई थी, डी ब्रोगली ने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया था। क्लियर है। तो इसमें क्या कहा था इन्होंने कि भाई मूविंग पार्टिकल है, वो वेव की तरह बिहेव करती है, और जो वेव बनेगी उसके साथ उसको मैटर वेव कहेंगे, और उस मैटर वेव की वेवलेंथ क्या होगी, h/p। क्लियर। तो सबसे पहले अब हम करते हैं डी ब्रोगली वेव की डेरिवेशन। देखो, सबसे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हमने क्या पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E इज इक्वल टू एच न्यू। E क्या है, एनर्जी, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन। यही पढ़ी है हमने, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ा हुआ है। लेकिन हमने साथ में पढ़ा हुआ है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं E क्या है, mc², यानी जो एनर्जी है फोटोन की वो किसके इक्वल होगी, mc²। m क्या है, पार्टिकल का मास है, c क्या है, स्पीड है। ठीक है, तो है तो दोनों क्या है, एनर्जी है, दोनों क्या है, एनर्जी है फोटोन की। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, h न्यू इज इक्वल टू mc²।
एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहां से m कितना आया मेरे पास, एच न्यू बाय सी स्क्वायर, यानी मास ऑफ पार्टिकल हमने क्या कैलकुलेट किया, एच न्यू बाय सी स्क्वायर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो किसके इक्वल है, एच अपॉन पी, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, पी। पी यानी लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम पार्टिकल का कैलकुलेट करना है। तो मोमेंटम क्या बनेगा पार्टिकल का, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एम वी, यही होता है। v क्या है यहाँ पे, c, तो क्या बनेगा m इंटू सी, विच इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी, एक सी कैंसिल हो गया तो कितना आया, एच न्यू बाय सी। ठीक है, यही आया हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय न्यू। सी बाय न्यू मतलब स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ के इक्वल होती है, तो क्या बन गया एच अपॉन लैम्डा। अब P किसके इक्वल आया, एच अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा किसके इक्वल आया, एच अपॉन P। तो फर्स्ट ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन। क्लियर है। अब इसी में यहां तक क्लियर हुआ, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, ठीक है, नोट कर लो ये। कोई डाउट हो बीच में तो पूछ लेना बेटा। ओके, कर दो रब। अब ये तो किसका है, डी ब्रोगली का रिलेशन है। अब सपोज करो किसी वेवलेंथ का रिलेशन पूछे वो काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब मोशन है, सी की बात कर रहे हैं हम, वी की बात कर रहे हैं, मोशन है, तो वहां पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी। तो न्यूमेरिकल्स के लिए करेंगे हम ये रिलेशंस। तो वेवलेंथ का और काइनेटिक एनर्जी का अगर रिलेशन पूछे तो हम कैसे करेंगे। आपको याद होगा प्लस वन में भी हमने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ड्राइव किया था, याद है किसी को, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का। डायरेक्ट लिखो अगर याद हो, वरना प्रूव करके दिखाऊंगी। चलो देख ही लो। काइनेटिक एनर्जी हमने क्या पढ़ी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम कितना पढ़ा था, एम वी। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइड बाय एम, इट बिकम्स एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2m। एंड एम वी इज लीनियर मोमेंटम, तो इसको हमने क्या कहा था, पी स्क्वायर बाय 2m। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, पी स्क्वायर बाय 2m। तो पी स्क्वायर कितना आया था, 2m काइनेटिक एनर्जी, के से डिनोट करूंगी आगे। तो पी कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2m। याद आया, इवन नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आ गया। अब डी ब्रोगली के साथ हमें रिलेशन ड्राइव करना है ना, डी ब्रोगली के साथ, वेवलेंथ के साथ। तो लेमडा क्या होता है, एच अपॉन पी। पी की वैल्यू हमारे पास कितना है, √2m के। तो वेवलेंथ कितनी आ गई हमारे पास, एच अपॉन √2m के। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एम क्या है, पार्टिकल का मास। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, नोट करेंगे।
हो गया नोट? ओके, तो यहां पर हमने अभी दो रिलेशन बताए हैं। एक तो बताया है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एक बताया है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m के, है ना। ये दो रिलेशन अभी ड्राइव किए हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन अगर हम देखें यहां से, सबसे पहले वाले से, जो वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, यानी पार्टिकल जितनी ज्यादा स्पीड से मूव करेगा उतनी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। उतनी वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमने निकाला लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। सेकंड हमारे पास क्या है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना हैवी पार्टिकल होगा, जैसे अभी 90 केजी का पर्सन लिया था या 100 केजी का ले लो, जितना ज्यादा मास होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उतनी कम होगी। जिसकी मास जितना ज्यादा होगा उसकी उतनी वेवलेंथ कम होगी। क्लियर है? वेलोसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी यहाँ से इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं अगर वेलोसिटी जीरो है, वेवलेंथ क्या है, इनफाइनाइट। अगर वेलोसिटी इनफाइनाइट है तो वेवलेंथ कितनी है, जीरो। यही मीनिंग बना। यानी मटेरियल पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं, मूव करेंगे, यानी अगर मोशन में होंगे सिर्फ तभी क्या होगी, वहां पे वेव होगी। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा इसके अंदर कहीं पे भी चार्ज है। पहले तो इसी की बात करते हैं, इस पे कहीं चार्ज है नहीं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो डी ब्रोगली वेव है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल। रिलेशन से ही बता दिया हमने, है ना। ठीक है। उसके बाद जो डी ब्रोगली वेव है, क्या इसके अंदर हम चार्ज पार्टिकल का जब नेचर ही और मतलब चार्ज ही नहीं कंसीडर कर रहे तो उसका मोशन भी नहीं कंसीडर करेंगे। और जब चार्ज का मोशन कंसीडर नहीं करेंगे यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेंगे, चार्ज की बात नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को हम नहीं ले रहे तो इसका मतलब जो ये मैटर वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो डी ब्रोगली वेव नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये रीजन आप लिख सकते हो, बिकॉज वी डोंट कंसिडर द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है। उसके बाद बिल्कुल स्टार्टिंग में याद होगा हमने एक इक्वेशन भी पढ़ी थी जब रेस्ट मास की बात आई थी फोटॉन्स की, वहां पे एक रिलेशन पढ़ा था हमने, m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, पढ़ा था ना ये आया था। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लेमडा कितना बन जाएगा, h अपॉन एम वी होता है, m की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो कितना बनेगा h ओवर एम नोट, ये चला गया ऊपर। ठीक है। ये आ जाएगी इसकी वेवलेंथ, ये हमारे पास आ गई वेवलेंथ। नोट कर लेंगे, कंक्लूजन है ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का। इसी से इन्होंने एक हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है उसमें तुमने पढ़ा होगा, याद हो कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम, मूविंग पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन और मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली कभी भी मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। वो भी यहीं से प्रूव होगा।
नोट कर लिया? ओके। कर लिया नोट? मानव, बेटा क्लास में हो आप? मानव, नो रिस्पॉन्स। ऑन करके कहीं गायब हो जाते हैं कि क्लास तो चल ही रही है ना? अच्छा, प्रेजेंट है। जी। हाँ जी। अब बात आती है डी ब्रोगली वेव। अगर हम फाइंड करें वेवलेंथ का रिलेशन विद टेम्परेचर, यानी रिलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें +1 में जाना पड़ेगा। मैटर की काइनेटिक थ्योरी हमने पढ़ी थी ना, 9th यूनिट +1 के अंदर। उसमें हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड की थी पार्टिकल की फॉर टेम्परेचर टी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट टेम्परेचर टी। कोई बता सकता है कितनी पढ़ी थी हमने? हाँ जी, कोई बता सकता है क्या पढ़ी थी एवरेज काइनेटिक एनर्जी? संजना बेटा, 3/2 kT जो थी दैट इज फॉर मोनो एटोमिक, है ना? मोनो एटोमिक के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जब फाइंड करते थे वो कितना आता था? 3। अभी मैंने ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं यहाँ पे कि मोनो के लिए है, डाई के लिए है, ट्राई के लिए है, पोली के लिए है ना? मैंने तो सिंपल ये पूछा भाई किसी पार्टिकल की अगर काइनेटिक एनर्जी टी टेम्परेचर पर कैलकुलेट करनी हो तो कितनी हो? तो आप ये कहोगे कि F/2 kT। याद आया? F/2 kT, जहां पे F क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम। वैसे आंसर बिल्कुल सही है इसका संजना का, क्योंकि इसमें हम लेंगे ही मोनो एटॉमिक के लिए। ठीक है, तो कितनी आएगी हमारे पास? 3/2। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 3/2 kT। यही आएगी। हाँ जी, यही आएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है अगर वेलोसिटी v है? ½ mv²। यही बनेगी। तो मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है। मोमेंटम हमें पता है कितना होता है, √2m के की वैल्यू पुट कर दो। √2m के कितना है? 3/2 kT। 2 कैंसल, तो ये कितना बन गया? 3m/kT। ठीक है, तो लैम्डा कितना आएगा हमारे पास? h/p, यानी h/√3m/kT। ये रिलेशन बन गया टेम्परेचर के साथ वेवलेंथ। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हुआ? नोट करें।
कर लिया नोट? ओके, अब बात आती है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की करने से पहले हम यहां पे कर लेते हैं चार्ज पार्टिकल। किसकी करते हैं? चार्ज पार्टिकल। अभी हम मेंशन नहीं कर रहे कि चार्ज पार्टिकल है कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल क्या है, कुछ नहीं अभी हमने कंसीडर किया। सिंपल बात कर रही हूं मैं चार्ज पार्टिकल। तो कोई भी पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज क्या है, क्यू है, सपोज करो v वेलोसिटी है। जब वो एक्सेलरेट होगी रेस्ट से किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पर, तो कितना वर्क डन होगा उस चार्ज पार्टिकल पर? पढ़ा हुआ है हमने, वर्क डन ऑन चार्ज्ड पार्टिकल। बच्चों कितना होगा? पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन क्या होगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल, यही होगा। तो यानी कितना होगा हमारे पास वर्क डन? क्यू ई। कितना होगा? क्यू ई। वर्क डन कितना आया हमारे पास? क्यू वी। वी सॉरी, कैपिटल वी है, वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल है। दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी अगर v वेलोसिटी के साथ वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमने पढ़ा है वर्क डन और एनर्जी क्या होती है? इक्वल होती है। दैट मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा? क्यू सॉरी क्यू वी। एनर्जी को हमने क्या किया? वर्क डन से कंपेयर कर दिया। यहां से एक चीज निकालो, सपोज करो वेलोसिटी निकाल लो हम। क्या आएगी? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू वी बाय एम। तो v हमारे पास कितना बना? स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यू वी बाय एम, यही आएगा। अब वेवलेंथ किसकी इक्वल होता है? h अपॉन एम वी। h अपॉन एम वी। पुट द वैल्यू ऑफ v √2 क्यू वी बाय एम। एम को अंदर लेके जाएंगे, √2 क्यू वी एम स्क्वायर बाय एम। एम से एम कैंसल, एक एम बचेगा। तो हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू कितना आया? h अपॉन √2 क्यू वी एम। 2 क्यू वी एम। तो ये वेवलेंथ आ गई हमारे पास 2 क्यू वी एम। h क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्यू क्या है? चार्ज ऑफ पार्टिकल है। v क्या है? पोटेंशियल। m क्या है? मास। क्लियर है? ये तो किसकी बात आई? चार्ज पार्टिकल की। अब देखो बहुत ही आसान है। अब वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करो। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? ई। पहले ये नोट कर लो, चलो इसी में बता दूंगी। नोट करें पहले। जल्दी नोट करो बेटा। डन। ओके बेटा। अब देखो, अब वो कहते हैं चार्ज पार्टिकल के लिए नहीं, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करो इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी स्पेसिफिक बात कर रहा है, पर्टिकुलर बात कर रहा है चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रॉन।
यानी अब जो हम रिलेशन ड्राइव करेंगे दैट इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ई, तो हम यहां लेंगे ई, इट्स ऑल्सो ई, 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 ई। अब क्या होगा, देखो प्लैंक्स कांस्टेंट कितना है हमारे पास, 6.626 इंटू 10⁻⁻³ -34 स्क्वायर रूट 2। चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वी पोटेंशियल हमें नहीं पता। एम मास कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इलेक्ट्रॉन का, यही होगा। तो इसको जब आप सोल्व करोगे कितना आएगा 12.27 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 बाय रूट वी। यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हो 12.27 बाय रूट वी आर्मस्ट्रांग। यानी अगर इलेक्ट्रॉन का न्यूमेरिकल आए, कोई न्यूमेरिकल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मेंशन है, तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको डायरेक्ट रिलेशन यूज करना है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू 12.27 इंटू तो बाय रूट वी, वी इज द पोटेंशियल। बट अगर वो बात करता है चार्ज पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल की बात करेगा तो यहाँ ई की जगह क्या आ जाएगा, क्यू। तब आप ये रिलेशन यूज नहीं करोगे। यानी ये रिलेशन वैलिड कब है, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए रिलेशन वैलिड है, चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं है। इज इट क्लियर, समझ आ गई। चलो अब नोट कर लो इसको जल्दी से। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी करो फिर, एक दो न्यूमेरिकल भी आज कर लेंगे ताकि 7th यूनिट आज कंप्लीट कर दे। प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल ग्रुप में सेंड कर दूं। कर लिया सबने नोट। देखो बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है ये, और आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रॉन है आपके पास, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो पूछता है किसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, वेवलेंथ पूछ रहा है किसकी कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की बात की है तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी के साथ डी ब्रोगली का रिलेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू रूट सॉरी एच अपॉन रूट 2m के। अब काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो दैट मींस ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, रूट एम के। यानी जिसका मास ज्यादा होगा, पहले ये देखना पड़ेगा, तीन पार्टिकल है ना हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन से ज्यादा होता है ना। ये पढ़ा है ना हमने, याद दिला देती हूँ, तुम्हें याद नहीं होगा। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का मास जो है वो 1836 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो 4 टाइम होता है प्रोटॉन के मास से। और इसका मतलब प्रोटॉन भी क्या है, 1836 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हम देखें अगर इलेक्ट्रॉन का मास सॉरी ये अल्फा पार्टिकल का मास, सॉरी तो प्रोटॉन का मास
इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल का किससे ज्यादा है, प्रोटॉन से ज्यादा है। तो कंपैरिजन कर लो, तीनों का रेशियो फाइंड कर लो, एम ई, एम पी और एम अल्फा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का 1 है, प्रोटॉन का कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का 1 है तो प्रोटॉन का होगा 1836। तो अल्फा पार्टिकल का क्या होगा, 1836 मल्टीप्लाई 4, यही बनेगा, है ना, यही बनेगा। तो मास किसका सबसे ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे छोटी। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझ लेना, कर लेना। क्लियर है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? दूसरा क्वेश्चन करें, चलो जी। अब सपोज करो आपके पास आता है एक, अ पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन। एक पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन की जितना ही तेज नहीं, उसका 3 टाइम्स मूव कर रहा है। यानी सपोज करो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, तो उस पार्टिकल की कितनी है, 3v। रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की रेशियो दिया हुआ है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, पार्टिकल टू दैट इलेक्ट्रॉन इज 1.813 इंटू 10⁻⁻⁴। तो पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना है, पार्टिकल कौन सा है ये कैलकुलेट करना है। समझ आया क्वेश्चन या नहीं, या लिखूं? देखो कोई भी पार्टिकल है, अननोन पार्टिकल, ठीक है, उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से क्या है, 3 टाइम्स ज्यादा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को p से कर लें डिनोट, है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। उसके बाद कह रहा है द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन, wavelength of particle to wavelength of electron is given 1.813 into 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये गिवन है हमें। तो वेवलेंथ क्या होगी, ये हमारे पास क्या होगी, प्रोटो पार्टिकल की होगी h अपॉन एम पी वीपी, h अपॉन एम ई वीई इज इक्वल टू 1.813 इंटू 10⁻⁻⁴। प्लैंक्स कांस्टेंट कैंसल, कैंसल हुआ, ये कितना बनेगा, एम ई वीई ओवर एम पी वीपी। यहां से वीपी अगर इधर लेके जाए रेशियो कितना बनेगा, 1/3। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, एम ई बाई एम पी इंटू में 1/3 इज इक्वल टू 1.813 इंटू 10⁻⁻⁴, ये बनेगा। तो यहाँ पे मास फाइंड कर लेते हैं पार्टिकल का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, ठीक है। तो कितना आएगा, मास ऑफ पार्टिकल उधर ले गए 9.1 इंटू 10⁻31 बाई 3 इंटू 1.813 इंटू 10⁻⁴, इसको कैलकुलेट कर, ठीक है। जो भी आएगा मास वो देखना है कि किसके इक्वल आता है, प्रोटॉन के आ रहा है, अल्फा पार्टिकल के आ रहा है, या इलेक्ट्रॉन के आ रहा है, अप्रोक्सीमेट उसी के इक्वल आएगा, तो वही ये क्या होगा, चार्ज पार्टिकल। क्लियर है? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल में? आपके पास जो क्वेश्चंस है इसके न्यूमेरिकल्स है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपके आएंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से, ज्यादा न्यूमेरिकल इसी से बनते हैं। इसी में ऐसे होगा, कभी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दी तो मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज इन मोमेंटम फाइंड करो, इस टाइप से। और दूसरा जो दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल हैं वो बनेंगे आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी हमारे दो ही टॉपिक बनते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सिर्फ आपको इन दो पार्ट के न्यूमेरिकल करने हैं और इन्हीं दो के मैं प्रैक्टिस के लिए सेंड करूँ। क्लियर है? तो आज आपकी ये 7th यूनिट हो गई खत्म। किसी को कोई डाउट है इस यूनिट में? हाँ जी, किसी बच्चे को इस यूनिट में कोई डाउट हो? ओके बच्चों, ठीक है, फिर ये अपने 7th यूनिट के टॉपिक्स कवर कर लेना, इसके न्यूमेरिकल आज सेंड कर देती हूँ, वो न्यूमेरिकल भी करने हैं आपने। क्लियर? ओके बच्चों।